लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम जो मॉडल पेपर था ईपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे 1 से 20 तक हमने जो है हल कल की क्लास में कर लिए थे। आज जो है हम उसके आगे के प्रश्न करने वाले हैं। तो हमने बताया था ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इसको जो है इसका जो सेकंड पार्ट है ये तो देखेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा कौन सा है क्वेश्चन, खंड बा करना है मुझे। ठीक है, ठीक। तो खंड बा करना है और उसमें हम जो है देखेंगे, आई होप दिख रहा होगा। क्वेश्चन करने वाले हैं कि खंड बा में पहला है क्या है, दर्शाइए कि √3/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये देखिए हम क्लास में क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो इसके देखिए क्या है, 2 नंबर का सवाल है। चलिए देखते हैं, का वाला है। पहले का क्या है, दर्शाइए कि √3/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल करते हैं सीधे सीधे, क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है। हल क्या है, तो 3/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना 3/2 एक परिमेय संख्या है। मैंने इसका अपोजिट मान लिया, मैंने क्या माना कि ए एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह करा था। ठीक है, जब हमारा 3/2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब जो है 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये √2 को इधर ही रखेंगे और ये क्या करेंगे, जो 3 है इसको Q के साथ में लिख देंगे। भाई अब भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, √2 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और इधर वाली ये संख्या क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, लिखेंगे भाई ये हमारी संख्या कैसी है, परिमेय है, और ये कैसी है, अपरिमेय है। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती हैं। लिखेंगे हम जानते हैं, कि कभी भी अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जब हमने ये मतलब हमें पता है कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है कि जो हमने माना है, क्या माना है, जो अभी मैंने माना कथन की √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक कथन है। लिखेंगे हमारी लिखेंगे हमारी कल्पना कल्पना असत्य है, असत्य है। लिखेंगे अतः यह असत्य सिद्ध हुई, कुछ भी लिख सकते हैं, असत्य है। अतः 3/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना। ठीक, तो अब देखिए क्लास में भी हमने समझाया था, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक और शेयर करेंगे ज़रूर। ठीक है,
तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर इसका का वाला कंप्लीट होता है। अब खा देखेंगे, खा हमारा क्या है, तो इसको पहले हटाते हैं। एक सेकंड। तो अब खा वाला है कि बिंदु दे रखे हैं दो बिंदु, बिंदु 4, -1 और 2, -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या करने हैं, मुझे निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अगर किसी को पीडीएफ अगर थोड़ा सा ब्लर अगर दिख रहा हो तो उसकी थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लेना, तो उससे हमारा जो है क्लियर व्यू होगा। ठीक है, तो इसका अब खा वाला देखेंगे। क्या है कि दो बिंदु दे रखे हैं, उनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। ठीक है, तो ये दो बिंदु दे रखे हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं बिंदु एक ए है और एक बी बिंदु है, और ए बिंदु कितना है 4, -1, और दूसरा बिंदु कितना दे रखा -2, -3। अब क्या करा, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब क्या है कि इसको 3 भागों में डिवाइड करना है। तो इसको 1, 2, 3, ठीक है, तो इसको मान लीजिए P और इसको Q मान लेंगे, और ये मतलब बराबर भागों में डिवाइड है। ठीक है, तो समत्रिभाजित मतलब 1/3 में हर पार्ट होना चाहिए। तो एक ये मतलब ये 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, इक्वल 3 पार्टों में। इसके बाद क्या है, उस बिंदुओं के जो बिंदु हमें मिलेंगे उनके क्या करना, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, बिंदु P और Q के हमें निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो देखिए बिंदु जो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, अब P के लिए क्या करेंगे, जो यम अनुपात यम पहले ज्ञात करेंगे। तो यम अनुपात यम, ये बिंदु हमारा P ये है, इसके लिए देखिए यम का अनुपात हमारा 1 हो गया, और इधर हमारा पूरा ये कितना है 1 और 1 2 है। ठीक है, तो हमारा यम अनुपात कितना हो जाएगा, यन 1:2 हो जाएगा। और ये जो हमारा देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा x1 हो जाएगा, और ये y1 हो जाएगा, और ये हमारा x2 हो जाएगा, और y2 हो जाएगा। तो बिंदु P के देखिए जो निर्देशांक निकालेंगे, तो बिंदु P के लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक, P के बिंदु P के निर्देशांक बराबर क्या होता है, ये होता है यम x2 प्लस के यन x1, और बटे में क्या होता है यम प्लस के यन, और इधर क्या होता है यम y2 प्लस के यन y1, और बटे में क्या होता है यम प्लस के यन होता है। ठीक है, यम x2, अब देखिए यम का हमारा मान था 1 इंटू x2 का मान कितना था -2, और प्लस के यन का मान 2, और इंटू x का मान कितना है 4, और बटे में कितना है यम प्लस यन मतलब 1 प्लस के 3, और कामा यम का मान 1 और y2 का मान कितना है -3 प्लस के यन का मान 2 है, और y1 का मान हमारा कितना है -1, और बटे में कितना हो जाएगा यम 1 है और यन 2 है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 की गुणा -2 से तो -2, और 2 की गुणा 4 से करेंगे 8 हो गया, बटे 3 और 1 कितना, यहाँ पे देखिए 2 था, ये 3 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे था 1 प्लस के 2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2, और प्लस के कितना था 8, और 2 1 3, और कामा 1 की गुणा -3 हो जाएगा, और प्लस माइनस के 2, और बटे में कितना आ जाएगा 2 और 1 3। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6,
और बटे में कितना 3 और माइनस के 5/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पी के निर्देशांक आ गए 2 और माइनस के 5/3। ठीक है, तो हमारे जो बिंदु है, बिंदु पी के निर्देशांक क्या आ गए, इस बिंदु के निर्देशांक हमारे आ गए हैं 2 और कामा माइनस के 5/3। ठीक है, अब बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पी जो है क्यू के यम अनुपात यम ज्ञात करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। एक सेकंड, चलिए नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, बिंदु क्यू के लिए क्या करेंगे, बिंदु क्यू के लिए, अब बिंदु क्यू के लिए क्या था, देखिए इसमें क्या था, एक बिंदु हमारा ए था, एक बी था, दूसरा बिंदु ये था पी और ये हमारा था क्यू। ठीक है, तो अब जैसे एक एक इसमें डिवाइड है, तो अब देखिए बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने, तो इसका मतलब वो है हमारा कितना हो जाएगा, एक 2 और यन का मान कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो बिंदु क्यू के लिए जो यम अनुपात यन बराबर कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, बिंदु क्यू के निर्देशांक लिखेंगे, बिंदु बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या है, सूत्र हमारा वही लगेगा, यम x2 प्लस के यन x1 और बटे में क्या हो जाएगा यम प्लस के यन, कामा यम बाई टू और प्लस के यन/1 और बटे में कितना हो जाएगा यम प्लस के यन। ठीक है, तो जो मैंने देखिए बिंदु हमारे क्या थे, एक था 4, -1 और एक था -2, -3 था, यही था -2, -3। एक बार हम चेक कर लेंगे पीडीएफ में, हमारे बिंदु थे 4, -1 और 2, -3। ठीक है, तो अब देखिए जो है यहाँ से हम निकालेंगे, यम का मान हमारा कितना है 2 है, और x2, अब देखिए ये था, ये क्या था x1/1 और ये हमारा क्या है x2 और बाई 2। अब देखिए जो है x2 का मान हमारा कितना है -2 और प्लस का यन का मान है 1 और x1 का मान कितना है 4 और यन का मान 2 प्लस के 1, कामा यम/2, तो यम का मान हमारा है 2 और बाई 2 का मान -3 प्लस का 1 और यह बाई 1 का मान है -1 और बटे में कितना आ जाएगा 2 प्लस का 1। देखेंगे, अब देखिए 2 की गुणा जब -2 से करेंगे -4 प्लस के 4 और बटे में कितना आ जाएगा 3, इस 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा और 3 दूनी 6 -6 और -1 बटे में 3, तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और -7/3। ठीक है, ये हमारा बिंदु क्यू के निर्देशांक होगा। ठीक, ये बिंदु क्यू के निर्देशांक हुआ। अब देखिए जब हम बिंदु पी ज्ञात कर लेंगे तो इसका एक हम शॉर्ट मेथड भी बता दे रहे हैं। जब बिंदु हम पी के निर्देशांक ज्ञात हमें हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या है हमारा मिडिल पॉइंट है। ठीक है, क्यू हमारा क्या है, पी और बी का मिडिल पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है x1 प्लस x2/2। जब हम पढ़ा रहे थे अंतः विभाजन का सूत्र, तो मैंने बताया था कि यदि मध्य बिंदु है तो क्या करेंगे, उन दोनों बिंदुओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा जो है इस तरह हमारा क्यू बिंदु निकल आएगा। ठीक है, तो अब इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ये है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसका गा वाला है, गा क्या है, कोण एक इस मान के लिए, तो इसको क्या करते हैं हम हटाते हैं,
अब देखेंगे गा कोण कोण जो है एक एक किस मान के लिए गा है, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, सेक ए बराबर कितना दे रखा है, 12/5, 12/5 ये दे रखा है। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण और बटे में क्या होता है, आधार। देखिए इसको जरूर याद रखेंगे क्योंकि इसके बिना हमारा सवाल नहीं। अब देखिए बताना कि कथन सत्य है या असत्य है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि, मतलब मुझे क्या है, कारण भी इसमें लिखना है, ठीक है। तो यदि कारण नहीं लिखोगे, देखो इसमें क्या लिखा है, 1+1, यदि आपने कारण नहीं लिखा है तो उसका आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था कि कर्ण क्या होता है, कर्ण हमेशा लंब और आधार से अधिक होता है, ठीक है। कर्ण हमेशा लंब और आधार से अधिक होता है। अब देखिए कर्ण का मान हमारा कितना है, कर्ण का मान हमारा 12 है और आधार का मान हमारा 5 है। इसका मतलब क्या है, ये जो सेक ए बराबर 12/5 जो कथन दे रखा है वो हमारा पूरी तरह सत्य है, ठीक है। तो 1 नंबर इसमें मिलेगा। अब इसके बाद कारण बताना है, तो कारण में यही लिखेंगे कि हम जानते हैं हमारा कर्ण हमेशा जो है आधार से अधिक होता है, इसलिए हमारा ये सत्य है, ठीक है। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे यह कथन सत्य है, क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। और फिर इसके बाद में लिखेंगे कारण, इसका कारण क्या है, ठीक है, कारण लिखेंगे। कारण लिखेंगे सेक ए बराबर 12 और बटे में कितना है, 5। तो इसमें जो हमारा कर्ण है, कर्ण क्या है, कर्ण हमारा 12 है और आधार हमारा कितना है, 5 है। लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं या लिख देंगे, चूंकि ऐसा करके लिखते हैं, कर्ण का मान, कर्ण का मान, कर्ण का मान आधार से अधिक है, कर्ण का मान क्या है हमारा, आधार से अधिक है, अधिक है, ठीक है। कर्ण का मान जो है आधार से अधिक है, इसलिए इसलिए यह कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। और ये पूरी बात आपको इसमें लिखना है, ठीक है। यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा इस तरह ये गा वाला जो क्वेश्चन था कंप्लीट होता है। इसके बाद हम घा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो घा हमारा क्या है, इसको ठीक है, घा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक वृत्त का जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे, ठीक है। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब देखिए वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता क्या है, घा जैसे कि वृत्त है ये हमारा, चलिए इसको वृत्त को क्या करिए, यहाँ से ठीक है, ये वृत्त है हमारा, ठीक है, ये हमारा वृत्त हो गया। और क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि वृत्त, एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब ये वृत्त का हमारा केंद्र है ओ, तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ये लाइन आप लोग सीधी खींचेंगे, ये वृत्त का केंद्र ओ है। तो चतुर्थांश का मतलब ये वाला जो एरिया है हमारा 1/4 हो गया भाई, 1/4 हो गया, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका क्या है, 1/4 है हमारा, ठीक है। ये जो एरिया हमारा 1/4 है, पूरे वृत्त का 1/, और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, जबकि उसकी परिधि हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, परिधि, परिधि वृत्त की दे रखी है हमें 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। हल, तो परिधि हमारी कितनी होती है, परिधि हमारी होती है 2πr, 2πr बराबर कितना, 22। तो यहाँ से देखेंगे 2 और पाई का मान रखेंगे 22/7 और गुणा क्या है, r बराबर 22। इस 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, तो r का मान कितना है, 2/7 सेंटीमीटर।
अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि इसको सवाल को मुझे आगे और सॉल्व करना है, तो ठीक है इसको देखिए हल नहीं करेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जो है उस चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 और गुणा में क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त है हमारा उसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल 1/4 और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां आर हमारी क्या होती है, त्रिज्या। तो 1/4 और पाई का मान कितना होता है, 22/7 और आर का मान कितना था, 7/2 का स्क्वायर। अब देखेंगे क्या है, 1/4 और ये 22/7 और गुणा 7/2 और ये 7 से 7 कैंसिल और ये हमारा हो जाएगा 2, 1, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 11 की 7 से गुणा करेंगे 77 बटे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और सेंटीमीटर की घात 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको पॉइंटों में नहीं निकालना, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके आगे वाला देखिए क्या है, यदि पी प्रायिकता दे रखी है, होने की प्रायिकता कितनी, 0.05, तो ई नहीं होने की क्या प्रायिकता है। देखिए एकदम सरल सवाल है, तो चलिए इसको देखते हैं पहले। अड़ा क्या है, पीई बराबर दे रखा है, पीई हल लिखेंगे, पीई बराबर दे रखा है 0.05। तो ई नहीं होने की प्रायिकता, तो नहीं होने की प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं, पीई डैश से दर्शाते हैं, हमें ये ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, पीई और प्लस के पीई डैश क्या होता है, पीई डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, ये हम बता चुके हैं। तो पीई बराबर, यहाँ पीई हमारा क्या होता है, ये जो है होने की प्रायिकता होती है, और पीई डैश क्या होता है, ना होने की प्रायिकता होती है। तो पीई क्या मान हमारा देखता है, 0.05 प्लस के पीई डैश और बराबर 1, और तो क्या पीई डैश का मान हमारा क्या आ जाएगा, 1 में से 0.05 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 9 और ये 5, 0.95 ये हमारा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस क्या था कि सबसे यहाँ पे गलती होने की चांस क्या है, ये मतलब जो सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो घटाना आना चाहिए। देखिए कैसे, एक बार मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि सब गलती कर रहे हैं इसी में। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे, कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 नहीं 0.05 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ठीक है। तो सरल सवाल था, बस यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसका जो है लास्ट क्वेश्चन ये था कि यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ हो तो x के मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं, इसको हटाते हैं पहले। चा वाला क्या है, देखिए बिंदु Q दे रखा है और क्या समदूरस्थ है, एक बिंदु Q है और इस तरह का बनाएंगे हम। तो हमारा जो बिंदु Q है वो दे रखा है 0,1 और बिंदु P दे रखा है, क्या दे रखा है, 5, -3 और बिंदु हमारा R दे रखा है, कितना दे रखा है, x, 6 क्या दे रखा है, से समदूरस्थ हैं। तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। समदूरस्थ का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, हमारी बराबर है, ठीक है। तो ये जब दूरी बराबर है तो इसका मतलब क्या है, जो PQ हमारा होगा वो क्या है, हमारे RQ के बराबर, PQ बराबर RQ।
तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे इसमें। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, क्या है देखिए, 5 में से क्या करेंगे, 0 को घटा देंगे, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस के 3 और माइनस का 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है, बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, x माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 6 माइनस के 1 का स्क्वायर। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा वर्ग, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये स्क्वायर दोनों तरफ का हट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस के माइनस के 4 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर और प्लस 6 में से गया 5 का स्क्वायर। इस 5 के स्क्वायर से ये 5 का स्क्वायर कट जाएगा, 4 चौक 16 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के 4। तो इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 4 या माइनस के 4 लिखेंगे यहाँ पे। अतः x का मान 4 या -4 होगा, ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, तो इस तरह हमारा चा वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से 5 खंडों को करना है कि नहीं। तो इसमें देखिए कितने 3 और 2 5 इसमें दे रखे हैं, एक इसके और आगे 6 दे रखे होंगे, तो इसमें 5 आपको करना है, ठीक है। तो पहला है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटे कोण से 18 अधिक है तो ज्ञात कीजिए। देखिए सरल सा सवाल है एकदम, तो इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या दे रखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण और, तो सबसे पहले संपूरक कोण का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, संपूरक कोण किसे कहते हैं, ठीक है। संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे जो है कोण, ऐसे कोण जिनका, दो कोण जिनका जो है योगफल हमारा क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो माना बड़ा और छोटा कोण, तो माना छोटा कोण, ऐसा करके लिखेंगे, माना छोटा कोण, माना छोटा कोण बराबर कितना है, छोटा कोण बराबर x। तो बड़ा कोण हमारा कितना हो जाएगा, क्या दे रखा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण लिखेंगे, बड़ा कोण बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस के 18 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये डिग्री का साइन। अब है संपूरक, क्या जानते हैं हम, क्या जानते हैं, संपूरक कोण मतलब संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। लिखेंगे, हम जानते हैं संपूरक कोणों का योगफल, संपूरक कोणों का योगफल, संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस के 18 बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब देखिए x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस के 18 बराबर कितना, 180। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस के 18, तो यहाँ पे बचेगा 2 और 8 7 7 में से क्या 6, 162। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 162 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 81 आ गया। तो देखिए हमारा जो अतः लिखेंगे, अतः जो हमारा छोटा कोण है, क्या है, छोटा कोण हमारा कितना आ गया, 81 डिग्री। तो बड़ा कोण हमारा जो कितना हो जाएगा, बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 अधिक है, तो 81 डिग्री प्लस के कितना है, 18 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 8 1 डिग्री हो गया। तो हमारा छोटा कोण इस तरह क्या आया, 81 डिग्री, और हमारा बड़ा कोण जो है वो 99 डिग्री आया।
ठीक है, तो आई होप इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हम बता चुके हैं क्लास में भी, और इस तरह का इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जो है 100% मिलेगा इसमें। ठीक है, तो देखेंगे इसको, पहले इसको हटाते हैं। तो क्या है समलंब चतुर्भुज? तो समलंब चतुर्भुज के बारे में आप लोग जानते होंगे क्या होता है समलंब चतुर्भुज। ये है हमारा खा वाला, दूसरे का खा है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? इसमें एक जोड़ी जो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और जो दूसरा पेयर होता है वो समांतर नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का समांतर चतुर्भुज होता है बी सी डी। तो ए बी हमारे समांतर है सी डी के, और बी सी और ए डी समांतर नहीं है। अब कह रहा है कि इसमें दे रखा है ए बी और समांतर है किसके, सी डी के, लिखा है, दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया क्या है जो है ए बी समांतर है किसके समांतर है, डी सी के या सी डी के, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और विकर्ण क्या दे रखा है, ए सी। तो विकर्ण हमारा देखिए इसमें दे रखा है ए सी दे रखा है विकर्ण, और दूसरा विकर्ण दे रखा है बी डी, ये बी डी विकर्ण दे रखा है। और क्या कह रहा है कि बिंदु ओ पर मिलते हैं, ये बिंदु ओ पर मिलते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके बाद दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, तो हमको ये सिद्ध करना है कि ओ ए बटे में ओ सी बराबर ओ बी बटे में ओ डी। तो देखेंगे, लिखेंगे क्या है उपपत्ति। अब देखिए इसमें क्या है उपपत्ति, पहले तो सिद्ध करना है, ये लिख लो, एक सेकंड, क्वेश्चन को एक सिस्टमैटिक तरह से करेंगे। इसमें लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और सिद्ध करना क्या है, मुझे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ओ ए और बटे में कितना है हमारा ओ सी बराबर कितना है ओ बी, और बटे में कितना है ओ डी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे उपपत्ति, कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखिए ओ बिंदु है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, ओ ए बटे में क्या है ओ सी, और मतलब ये है ओ बी और बटे में ओ डी। मतलब अगर हम दो त्रिभुज लें ओ बी और डी ओ सी, अगर दो त्रिभुज लें तो इसका मतलब इनसे अगर समरूप अगर कर देते हैं तो इसका मतलब ये जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी में और क्या है त्रिभुज हमारा सी ओ डी में, त्रिभुज हमारा सी ओ डी में। ठीक है, दो त्रिभुज हमने ले लिए ए ओ बी और सी ओ डी। अब देखिए इसमें दे रखा है ए बी जो है क्या है हमारा समांतर दे रखा है किसके, बी सी के। अब देखिए ये वाला कोण क्या है हमारा बराबर ए ओ बी, लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर क्या है कोण सी ओ डी के। ठीक है, ए ओ बी कोण है सी ओ डी के बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही जो है शीर्ष पर बने, मतलब एक ही उस पर बने हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्यों है बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए जो हमारा कोण है ए, देखिए ये दोनों समांतर हैं, तो ए सी हमारी क्या हो गई, हमारी त्रियक रेखा हो गई। भाई ये समांतर है तो ए सी हमारे त्रियक, तो इसका मतलब ए वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे कहलाएंगे एकांतर कोण, कहलाएंगे क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, बी ए सी कोण, बी ए सी बराबर के कोण, ये बी ए सी और बराबर के कौन सा हो गया, डी सी बी, ये बी ए सी। ठीक है, बी और ए सी, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, डी कोण डी सी और ए के बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण, क्योंकि एकांतर कोण। ठीक, अब कोण जो हमारा बी होगा ये क्यों किसके बराबर होगा, क्योंकि ये बी डी हमारी त्रियक रेखा हो गई, तो एकांतर कोण के लिए हमारा ये बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी डी कोण, ए बी डी बराबर बी डी सी, बी डी
सी बराबर हो जाएगा किसके, एकांतर कोण के, कोण से। अब देखिए समरूपता ए समरूपता कसौटी से, ये इसके बारे में हम बता चुके, समरूपता कसौटी से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है, समरूप होगा किसके, होगा त्रिभुज जो है सी ओ डी के, ठीक है, त्रिभुज होगा किसके, सी ओ डी के। जब सी ओ डी के समरूप होगा तो क्या हो जाएगा, अतः लिखेंगे, जब समरूप होगा तो क्या हो जाएगा, ओ ए और बटे में ओ सी और बराबर क्या हो जाएगा हमारा ओ बी और बटे में ओ डी, ठीक है। इससे पहले हम ये जो है क्लास में भी करा चुके हैं ये वाला सवाल, तो ये हमारा प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये जो है खा वाला कंप्लीट होता है। अब देखेंगे गा क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब गा वाला देखेंगे, तो गा है हमारा, क्या है, द्विघात बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद कितना दे रखा है, 3x² माइनस के x माइनस के 4, लिखेंगे बहुपद के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करेंगे, इसको इसके बराबर में क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 की गुणा जब 4 करेंगे 12, तो ऐसे गुणनखंड करेंगे, घटा के लाना है कितना 1, तो 4 और 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस के 4 माइनस के 3 x माइनस के 4 बराबर कितना 0, तो 3x² माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस के 4 प्लस के 1 कॉमन हुआ, ये हो जाएगा 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा 3x माइनस के 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x माइनस के 4 बराबर 0, या हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर 4/3 और यहाँ से हमारा x का मान कितना आ जाएगा माइनस के 1, 2 मान आ गए हमारे, एक x का मान आया हमारा 4/3 और दूसरा हमारा x का मान आया माइनस के 1, तो ये हमारे क्या होगा, दोनों ये शून्यक हो गए, ठीक है। तो घात 2 लगी है, द्विघात हमारा बहुपद है, इसलिए इसके कितने 2 शून्यक, मैक्सिमम 2 शून्यक हो सकते हैं। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि जो है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जो है बतानी है। तो लिखेंगे जांच, और जांच से पहले आप लोग जो है, जांच देखने से पहले आप लोग प्लीज़ सब लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कर रहेंगे। तो जांच क्या है, देखिए क्या कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। तो देखिए शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल होता है हमारा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है हमारा, जो शून्यकों का योगफल हमारा होता है माइनस के, क्या होता है माइनस के x का गुणांक, माइनस के x का गुणांक और बटे में क्या होता है हमारा x² का गुणांक, ठीक है, ये होता है। तो इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। ठीक, तो एक जो है हमारा शून्य क्या था, ये 2 शून्य का आए थे हमारा, क्या था शून्य, एक 4/3 था, एक x बराबर 4/3 और दूसरा, चलिए ऐसा करते हैं वहीं पे करते हैं,
ठीक, तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। एक सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसमें जो शून्य हमारे क्या दे रखे थे, 4/3 और -1, तो 4/3 प्लस के माइनस के 1 और माइनस क्या x का गुणांक, मतलब यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक कितना है, -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे और जो है x² का गुणांक कितना है, 3, तो कितना हो जाएगा, 4/3 और -1 और माइनस माइनस प्लस का 1/3, जब इसको घटाएंगे तो 4 - 3/3 बराबर 1/3, मतलब 1/3 बराबर 1/3। ठीक, बराबर आया है। अब देखिए क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, माइनस के अचर पद, नहीं ये माइनस नहीं होता है इसमें, अचर पद और बटे में क्या होता है, x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद और बटे में x² का गुणांक। अब देखिए हमारा अचर पद कितना है, -4 और x² का गुणांक कितना है, 3। अब देखिए यहाँ पे जो शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 4/3 और गुणा में कितना, -1, तो -4/3 बराबर -4/3। अब ये देखिए दोनों बराबर हैं, इसका मतलब उत्तर हमारा सही है। तो इस तरह हमारा गा वाला जो है कंप्लीट होता है। तो और इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट जो है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे, गा घा वाला क्वेश्चन करेंगे, तो करते हैं। घा क्या है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, तो सबसे पहले देखेंगे स्पर्श रेखा, ये ठीक है ये, और अब जैसे ये एक हमारी ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये हमारी स्पर्श रेखा और ये बिंदु है हमारा ओ, और क्या है इस ये बिंदु है स्पर्श बिंदु। क्या स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो है क्या है, केंद्र से होकर जाता है, ये सिद्ध करना है। तो एक देखिए कॉन्सेप्ट होता है, क्या है, जैसे तो जैसे हमने कोई वृत्त अगर खींचा है, ठीक है, ये हमारा वृत्त है और ये हमारी क्या है, जीवा है, तो ये क्या करेंगे, इसको इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमारी जीवा है, तो यदि हमारा ये लंब समद्विभाजक है तो क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, हमारा ये होगा भाई, इसके बराबर हमारा क्या ये होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो जीवा का हमारा जो लंब समद्विभाजक होता है, जीवा का जो लंब समद्विभाजक होता है वो क्या होता है, केंद्र से होकर जाता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इसको करेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक जीवा को खींचेंगे और जीवा को ये हमारी क्या करेंगे, ए बी कोई एक जीवा मान लेंगे और इसको कुछ मान लीजिए एक्स वाई मान लीजिए, और ये बिंदु ये ओ है, इसको मान लीजिए बिंदु एम मान लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे जीवा, लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा एक्स बाई के समांतर, एक्स बाई के समांतर, एक्स बाई के समांतर ए बी, एक जीवा खींची, एक जीवा खींची।
ठीक है। स्पर्श रेखा जो हमारी एक्स वाई है उसके समांतर हमने क्या करी, एक जीवा खींची है, ठीक है। तो जीवा खींची है तो हमारा देखिए जो ये कोण हमारा 90 था, ये कोण हमारा 90 था, तो इसका मतलब ये भी हमारा कोण 90 होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने जीवा तो अब देखिए क्या है हमारा, यहाँ पर बिंदु यम है, तो यहाँ पर बिंदु ले लीजिए यन, ठीक। तो हमारा अब दो, जैसे ये दो हम क्या करें, इन दोनों को यदि हम बराबर कर देंगे, ये हमारा यदि लंब समद्विभाजक है तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या करेगा, जो लंब समद्विभाजक होगा वो क्या होगा, केंद्र। जब हमारा इस जीवा का जो लंब समद्विभाजक केंद्र से होकर जाएगा तो इसका मतलब हमारी जो स्पर्श रेखा है उसका भी जो लंब समद्विभाजक होगा वो क्या होगा, वो भी हमारा केंद्र से होकर जाएगा। तो इसमें देखिए जो हमारा ओ एम बी है, ओ एम बी बराबर कितना है 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि देखिए ये हमारा क्योंकि इसके ये जो है 90 डिग्री दे रखा संग, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, संगत कोण हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया संगत कोण, ठीक है, ये हमारा संगत कोण हो गया। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में ए ओ यम में और बी ओ यम में क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ यम बा त्रिभुज बी ओ एम में, बी ओ एम में, ठीक है। त्रिभुज ए ओ एम बी ओ एम में जो ओ एम है बराबर क्या है हमारा, ओ एम के बराबर है, क्योंकि क्या है उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ हमारी भुजा है, क्योंकि ये दोनों में हमारी कॉमन है। और ए ओ बराबर क्या हो गया, बी ओ, ए ओ बराबर क्या है, बी ओ। और क्यों है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है भाई, वृत्त की हमारी क्या है, त्रिज्या है, ठीक, क्योंकि ये भी अगर वृत्त की त्रिज्या हमारी बराबर होगी, ठीक। ओ एम बराबर तो ये हमारा हो गया, एक सेकंड रुकेंगे जरा, ठीक। तो देखिए ये क्या है हमारा, ए ओ बराबर बी हो गया। तो अब ये तीसरा हमारा देखेंगे क्या, कोण, कोण ओ ओ एम, ओ एम बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ओ एम ए के। क्यों हो जाएगा, ये राइट एंगल 90 डिग्री के दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों हैं, क्योंकि ये दो, ये इसलिए संगत कोण था, जब ये 90 डिग्री का है तो हमारा ये भी 90 डिग्री का होगा। तो अब देखिए क्या हो गया, हमारी दो भुजाएं बराबर हैं इसमें और एक हमारा कोण है, तो साइड साइड एंगल या साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, हमारा जो त्रिभुज है वो क्या है, ए, त्रिभुज ए ओ एम जो है समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज बी ओ एम के। अब देखिए जब समरूप हो जाएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हमारा भाई इसके समरूप ये वाला हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्या नाम हमारा जो जीवा का जो मतलब क्या कहते हैं लंब है, जीवा का जो लंब है वो क्या है, केंद्र वृत्त से होकर केंद्र से होकर जाएगा, लिखेंगे अतः जीवा का लंब केंद्र से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा, इसलिए 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 या लिखेंगे, चूंकि यहाँ ऐसे करिए, यहाँ पे इसको अतः ना लिखे, चूंकि लिख लो, और इसलिए या यहाँ पे अतः, ठीक, आप सही है, अतः स्पर्श बिंदु से लिखेंगे, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब क्या होगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है, होकर जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर था। तो हमारा ये घातक कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो एक बार देखेंगे, अभी क्वेश्चन हमारे बचे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बचे हैं, बाकी हमारे क्या है इसमें नीचे हैं 6 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एक एक में 2 हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।